सो एक बार यूनिट 3 देख लेते हैं। इसमें फिजिकल सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक एज सिक्योरिटी के बारे में है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में तुम लिख ना पाओ अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो। थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है तुम्हें यूनिट 4 से, तो यूनिट 4 की भी अलग से बात करेंगे। पहले यूनिट 3 देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर नहीं घुसना है, हमें बाहर बाहर से देखना है। ठीक है, तो मेरे पास नोट्स हैं, वो दिखा देता हूँ तुम्हें और शेयर डिस्क्रिप्शन में ही कर दूँगा। सो ये है यूनिट 3। इसमें क्यों ज़रूरत होती है फिजिकल सिक्योरिटी की, मैं तुम्हें थ्योरी बता देता हूँ कि किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स बना सकते हो तुम। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं तुम पढ़ के बोलोगे कि हमें तो ये पहले से पता था। तो फिजिकल सिक्योरिटी जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, जाहिर सी बात है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर तुम्हारा फिजिकल थ्रेट रहेगा तो कंप्यूटर ही तुम्हारा पूरा गायब हो जाएगा, है ना। मतलब फिजिकली कंप्यूटर को ही उड़ा ले जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, फिजिकल थ्रेट टू अ कंप्यूटर सिस्टम वुड बी रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ होल कंप्यूटर सिस्टम, या डैमेज ऑफ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का डैमेज हो जाना। थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, किसी ने कंप्यूटर ही चुरा लिया, किसी ने अर्थ को एक नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, फायर, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो ये फिजिकल थ्रेट्स होते हैं। और एक्ट ऑफ टेररिज्म भी जो है वो एक थ्रेट ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर ह्यूमैनिटी सबके लिए थ्रेट है। और फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स इट इज़ फिजिकली प्रोटेक्टेड, है ना। फिजिकल प्रोटेक्शन को देखा जाता है, इट कैन बी डन बाय सिक्योरिंग वर्क स्टेशन वेयर मॉनिटरिंग कैन बी डन। तो एक तरीका क्या है कि हम एक बढ़िया एक वर्क स्टेशन, एक जगह बनाए जहाँ पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स रखे जाएंगे, जहाँ पे उनकी मॉनिटरिंग हो रही होगी। तो फिजिकल सिक्योरिटी इज़ अ मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम और द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर प्लेस्ड। तो यहाँ पे फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब कैसे, फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एसेस कंट्रोल आता है, डैमेज ऑफ हार्डवेयर आता है, फेलियर ऑफ सपोर्टिंग यूटिलिटीज़ आता है, फिर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक। मतलब जहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा है ना, वहाँ पे तुम्हारे कंप्यूटर के लिए भी खतरा होगा, ये सोच लेना। वेंडलिज्म मतलब ऐसे कि टेररिस्ट अटैक या फिर इंटरनेशनल अटैक्स हो गए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को उड़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ। इन अदर वर्ड्स फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स साइट्स, कंट्रोल सेंटर, थीफ, वेंडलिज्म, एक्सीडेंटल डैमेज, नेचुरल डिजास्टर, ये सब कवर हो जाते हैं। तो इट रिक्वायर सॉलिड बिल्डिंग कंट्रोल सेंटर, प्रॉपर सिक्योरिटी, रिलायबल पावर सप्लाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंट्रूडर एंड प्रिपेयर्डनेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बिल्डिंग सॉलिड होनी चाहिए, कंट्रोल सेंटर होनी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़िया होनी चाहिए, पावर सप्लाई रिलायबल होनी चाहिए, और कि कोई घुस ना पाए, और हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। एसेस कंट्रोल क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रोल मैनेजमेंट और रूल मैनेजमेंट। रोल मतलब यूज़र साइड, रूल मतलब रेफर्स टू द रेजोनेंस साइड दैट रिसोर्स साइड दैट विच रिसोर्स इज एक्सेप्टेबल टू वोम। ठीक है, फिर आता है डिजास्टर एंड कंट्रोल। द इक्विपमेंट यूज्ड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम आर सेंसिटिव टू मैनी फैक्टर सच एज पावर सप्लाई, क्लीननेस एंड एनवायरनमेंट। तो डिजास्टर एंड कंट्रोल का भी फैक्टर आ जाता है। तो एक फैक्टर है, फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिकल इंटरप्शंस। तो मैनी रूरल एरिया में पावर कट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो पावर ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा सिस्टम ही नहीं चलेगा। और पावर कट कैन हैव सीरियस बिजनेस इम्पैक्ट, डेटा मे नॉट बी अवेलेबल टू रिक्वायर टाइम ड्यू टू पावर कट। ठीक है, इसके मेजर्स क्या क्या है, एक तो स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होना चाहिए, और यूज़ यूपीएस विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैटरी टू हैव एटलीस्ट 30 मिनट पावर बैकअप। ठीक है, ऐसी चीज़ें लेना है जिसमें पावर बैकअप हो। इंस्टॉल लाइन फिल्टर्स टू कंट्रोल वोल्टेज स्पाइक्स, लाइन फिल्टर्स का यूज़ करें। सेकंड आता है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, मतलब शेकिंग ऑफ अर्थ है, इसके बारे में लिख देना, अर्थ क्रस्ट पे। और ये भी एक्सट्रीमली वायलेंट हो सकती है कभी कभी। मेजर क्या है, देखो मेजर लिखा है कि कंप्यूटर सिस्टम इन सेफ बिल्डिंग। मतलब तुम कंप्यूटर को सेफ रख रहे हो, खुद को नहीं सेफ रख रहे। ऑब्वियस बात है, मतलब तुम कोशिश तो यही करोगे, पहले तुम खुद बच जाओ। तो सब कुछ सेफ रखना है। डू नॉट कीप डिवाइस नियर ग्लास, और यूज़ एंटी वाइब्रेशन डिवाइस टू सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम। फायर हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम were not manufactured made to be in high humidity and heat. The heat of fire can affect and melt any substract if get not enough. ठीक है, तो किसी को भी पिघला सकता है। और कीप फायर एक्सटिंग्विशर आसपास रखो कंप्यूटर सिस्टम या जहाँ पे भी हो। प्रॉपर ट्रेनिंग टू स्टाफ, डू नॉट अलाउ स्मोकिंग। ठीक है, लाइटनिंग का भी यही काम है कि सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से बिजली कड़कती है क्लाउड में। ये सारी कहानी तुम्हें पता है। मेजर क्या है, सर्ज सप्रेसर यूज़ करो, यूज़ यूपीएस फॉर पावर सप्लाई विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, और अर्थिंग वगैरह जो करते हैं वो सब करके रखो। फिर आता है फ्लड। इन केस ऑफ फ्लड कंप्यूटर सिस्टम में बी डिस्ट्रॉयड, कंप्यूटर सिस्टम ही उड़ जाएगा। यूज कंप्यूटर सिस्टम ऑन सम टेबल और रॉक, मीन्स ऑन सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, रैक रैक में रखना है, यानी ऊपर को रखना है, हाइट पे रखना। प्रिपेयर्डनेस इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस है वहाँ पे भी तैयार रहना। तो ये ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा ऐसा कि इसमें याद करने की जरूरत है, बस इसमें पॉइंट देख लो कि लिक्विड लीकेज, इसका भी एक पॉइंट है कि लीकिंग पाइप्स में डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम और डेटा बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स
चिप एंड हार्डवेयर मेजर क्या है, कीप लिक्विड प्रूफ कवर्स, इंस्टॉल वाटर डिटेक्टर और स्ट्रक्चरल फ्लोर्स। फिर एनवायरमेंटल फेलियर्स, इट में इंक्लूड एयर कंडीशन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर कंट्रोल्स। मेजर क्या है, कीप टेम्परेचर एट 10-25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी लेवल शुड बी 20 से 70। फिर आता है बेसिक टेनेट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, ये है इंपॉर्टेंट। तो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं नोट्स को, क्योंकि तुम बोलोगे यूनिट 3 और 4 के रह जाते हैं हर बार, तो मैं इस बार पहले ही करवा रहा हूँ। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। तो तुम ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। वैसे तो 3 होते हैं, एक तो डिटरेंस है, फिर दूसरा डिले मेथड है ना, फिर तीसरा डिटेक्शन, DDD 3 बोलते हैं मेनली, मगर इसमें इस तरह से लिखा है तो तुम जैसे मर्जी करना चाहो, है ना। मैं वैसे भी डिस्कस कर लूँगा वो वाला हिस्सा। तो डिटरेंस क्या होता है, अब द एम ऑफ डिटरेंस मेथड इज़ टू कन्विंस अटैकर दैट स्ट्रॉन्ग डिफेंस हैज़ बीन अप्लाइड। छोटी सी बात देखो कि केजरीवाल ने दिल्ली में इतने सारे CCTV लगा रखे हैं, उसमें लिखा है यू आर अंडर सिविलियंस, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, कि आप निगरानी में हो। तो ये सब बताने का मतलब क्या है, ये डिटरेंस मेथड कहलाता है कि सामने वाला कोई अगर कोई पढ़ लेगा उसको, तो उसकी पहली बात तो हिम्मत कम हो जाएगी कि अब वो यहाँ पे कुछ ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर सकता जिसमें उसको पता चल जाए। तो एक तो तुम्हें CCTV का ही एग्जांपल दे दिया मैंने। तो एम ऑफ डिटरेंस मेथड इज़ टू कन्विंस अटैकर को कन्विंस करना कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, ठीक है। जो मेट्रो में भी गोली लेके खड़े रहते हैं वो, है, तो वो डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिफेंस है अप्लाइड, सो इट इज़ हार्ड टू मेक सक्सेसफुल अटैक। और ये कैसे डन होता है, फिजिकल बैरियर डाल सकते हो, जैसे वॉल या फेंसिंग। अगर तुम कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर देखोगे कांच के वो लगाए होते हैं कि कोई जंप ना कर पाए, फेंसिंग हो रखी होती है। तो ये सब फिजिकल बैरियर्स है। ऐसे पॉइंट शुड हैव फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी डोर्स होने चाहिए, शटल्स, ग्रिल्स वगैरह। नेचुरल सर्विलेंस यानी स्पेस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इन अ मैनर दैट इज विजिबल टू सिक्योरिटी पर्सनल ऑथराइज यूजर, सो दैट इंट्रूडर आर अनेबल टू परफॉर्म अनऑथराइज एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ ऑथराइज यूज़र जा पाएँ, अनऑथराइज कोई एक्टिविटी ना हो पाए, और इस चीज़ को देखा जा सके। सिक्योरिटी लाइटनिंग क्या होगी, इट मीन्स क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, एंड इट में इंक्लूड CCTV कवरेज वगैरह, क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम और गार्ड सर्विसेज। ठीक है, वो एंट्री करवाते हैं बुक में, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है। इंट्रूशन डिटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, है ना। तो IDS आर डिजाइन टू डिटेक्ट अनऑथराइज एंट्री, आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन एंड सिग्नल विद इन एन अलार्म। तो इट कैन बी डन बाय अलार्म सिस्टम, सेंसर्स, वीडियो सर्वेलेंस। अलार्म सिस्टम क्या करते हैं, अलर्ट सिक्योरिटी पर्सनल इन केस ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, अलार्म बज जाएगा। जैसे तुम मूवी में देखते होगे कि कोई हीरा चोरी कर रहा है, तो वैसे ही हमारे कोई सिस्टम के, यहाँ पे ऐसे मत सोचो कि कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ सर्वर की बात भी हो सकती है, कि जहाँ पे तुम्हारे पूरे कंपनी का या फिर गवर्नमेंट का जो डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, रखा हुआ है। तो वहाँ अलार्म सिस्टम, मॉनिटर सेंसर होना चाहिए, वीडियो सर्वेलेंस होनी चाहिए। ये सब क्या करेंगे, अनऑथराइज एक्सेस को देखेंगे। फिर आते थर्ड आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्स मस्ट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ऑन नीड टू नो बेसिस, और इट कैन बी डन बाय मैकेनिकल एक्सेस कंट्रोल, मतलब गेट डोर्स होने चाहिए, शटर्स, ग्रिल्स वगैरह होने चाहिए। जैसे कि एक कार्ड लगा के दरवाज़ा खुलता है ना, या स्पेशल कीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल लाइक साइकिल टाइम, डेट, इन इंडिविजुअल एक्सेस पॉइंट्स वगैरह। और पॉलिसीज़ मेड सच एज हु इज़ अलाउड टू एंटर विच एरिया। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, अमेजोन वगैरह में बहुत होता है। Security personals. Human resource can be deployed at checkpoint to make security checks so that only authorized person can access. ठीक है, अगेन सेम चीज़। सिक्योरिटी स्टाफ जो होता है पेट्रोलिंग कर सकता है, रिस्पॉन्ड टू अलार्म्स एंड मॉनिटर वीडियो। फिजिकल एंट्री कंट्रोल क्या है, कि फिजिकल एंट्री कंट्रोल कैन बी मेड बाय प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर एरिया, कंट्रोलिंग विजिटर एंड आउटसाइडर्स, केयर फॉर जर्नलिस्ट एंट्री। और देखो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जर्नलिस्ट की एंट्री आराम से आए। कंट्रोल विजिटर एंड आउटसाइडर, फिजिकल सिक्योरिटी फॉर बिल्डिंग, ऑफिस प्रेमिसेस और सेफ्टी फ्रॉम फायर हैजार्ड्स। तुम इसके बारे में बड़ा चढ़ा के लिख ही सकते हो, ठीक है। फिर भी बोल देते हैं, क्या पता तुम्हारे दिमाग में कोई पॉइंट नया आ जाए। प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर एरिया, वन हैज़ टू मेक प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर एरिया इन ऑर्डर टू हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सिक्योर एरिया की प्रोटेक्शन होना जरूरी है। क्या मेजर्स ले सकते हैं, वेयरिंग ऑफ ID कार्ड लगाओ जो स्टाफ के मेंबर है, रेगुलर रिव्यू ऑफ पॉलिसीज ऑफ एसेस राइट्स, ठीक है, रेगुलर ऑडिट ऑफ सिस्टम, प्रिपेयर्डनेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये सब रेगुलर होने चाहिए, इस हमारा काम सही चल रहा है। मेंटेनेंस का ध्यान देना है, हर विजिटर की डिटेल लिखनी है। द गार्ड शुड बी हैव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ सीरियस प्रॉब्लम। फिर आता है कंट्रोलिंग विजिटर्स एंड आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर शुड नॉट अलाउ टू एंटर इन रूम वेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज केप्ट। तो ऐसे जगह पे आ ही नहीं सकते जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्रॉपर नोटिस मेंशनिंग विच आर एरिया वेयर विजिटर आर नॉट अलाउड शुड बी पेस्टेड, कि यहाँ पे विजिटर अलाउड नहीं है। विजिटर शुड बी इशूड टेम्परेरी पास आफ्टर हैविंग स्कैंड कॉपी ऑफ देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। और ये सारी जो
जो सरकारी काम वगैरह होते हैं ऐसे, है ना, कि अब पॉलिसी शुड बी डियर वेदर विजिटर में यूज़ देयर कैमराज और नॉट, ठीक है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विजिटर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। थर्ड है केयर फॉर जर्नलिस्ट एंड मीडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिस्टर ग्रे के यहाँ पे मीडिया जाएगी तो जर्नलिस्ट का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो एज पीपल फ्रॉम मीडिया आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट बट विदाउट प्रायर अप्रूवल दे मे नॉट बी अलाउड, है ना। इंपॉर्टेंट तो होते हैं मगर बिना अप्रूवल के तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है टू टेक फोटोग्राफ या वीडियो ऑफ एनीथिंग ड्यूरिंग द विजिट। तो रिपोर्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन शुड असिस्ट जर्नलिस्ट ड्यूरिंग देयर विजिट, ठीक है। फोर्थ है फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ बिल्डिंग एंड ऑफिस। तो IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम शुड बी इंस्टॉल एज पर पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और IDS शुड मेंटेन इन हाउस टर्म रैदर देन आउटसोर्सिंग, ठीक है। अंदर ही होना चाहिए, किसी और आउटसोर्स यानी किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है ना, वरना उनको भी पता है कि इसका तोड़ क्या निकलेगा। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी केप्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम पब्लिक एसेस, ठीक है। जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को पब्लिक एसेस से दूर रखना है। एंटायर प्रेमिसेस और ऑफिस बिल्डिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड देयर शुड बी मॉनिटर थ्रू देयर रिस्पेक्टिव इंचार्ज। फिर लॉक्स होने चाहिए, ठीक है। वर्क स्टेशन कैन बी सिक्योर्ड बाय एन एंकर पैड विच इज़ अ मेटल पैड, तुम्हें पता है लॉकिंग रॉड होती है। सेफ्टी फ्रॉम फायर हैजार्ड्स, इसका भी ध्यान रखना। तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है क्या? अब तो मैं भी वो ऐसा लग रहा है कि तुम ही बोर हो रहे होगे। रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एसेस कंट्रोल पे आ जाते हैं। एसेस कंट्रोल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज एसेस एंड यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यूज़र ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इट इज़ आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ। इट इज़ अ लोकल एंटिटी यूज टू आइडेंटिफाई यूज़र ऑन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और विद इन एनी IT इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप कि लॉजिकल एंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र। ऑथेंटिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दैट क्लेम्ड आइडेंटिफिकेशन इज़ जेन्युइन, ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि तुम आइडेंटिफिकेशन देते हो तो अपना 10th का मार्कशीट देते हो, मगर ऑथेंटिकेट तब होता है जब वो मौजूद होता है उनके डेटाबेस में, CBSE के, है ना, ऐसा कुछ समझ लेना। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैन बी अ पिन, पासवर्ड, ID कार्ड, यूज़र बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन, है ना, बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स पे ही है पूरा 3rd यूनिट। तो बायोमेट्रिक इंडस्ट्री गुरु बेन मिलर हैज़ गिवन फॉलोइंग डेफिनेशन इन 1987, ठीक है। अगेन डेट इंपॉर्टेंट है। चार क्या लिखा है बायोमेट्रिक, अच्छा पॉइंट है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज आर ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाइंग, क्या हुआ, ऑटोमेटेड मेथड ऑफ वेरीफाइंग और रिकॉग्नाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ लिविंग पर्सन बेस्ड ऑन फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इन बेसिस पे बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में पेपर में आ सकता है। यूनिट 3 इसी पे बेस्ड है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। बायोमेट्रिक यानी एक ग्रीक वर्ड है, बायोस मतलब मेट्रिकॉन्स मतलब लाइफ, मीन्स लाइफ मेजरमेंट, ठीक है, लाइफ मेजरमेंट। मैट्रिक सिस्टम इज़ अ रिलायबल मेजर ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, पॉपुलर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम आर फिंगरप्रिंट तो पता ही है, आइरिस, रेटिना, वॉइस पैटर्न, फेस रिकॉग्नाइजेशन, DNA प्रोसेसिंग, पाम, हैंड प्रिंट, जाइंट रिकॉग्नाइजेशन। एवरी पर्सन हैज़ अ पिक्यूलियर वे ऑफ वॉकिंग, ठीक है। GAIT, जेट रिकॉग्नाइजेशन, जो भी लिखा है। अच्छा, वाई वी यूज़ बायोमेट्रिक कन्वीनियंट ऑथेंटिकेशन, इंक्रीज नीड फॉर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, डिक्रीज कॉस्ट, डिक्रीज हो जाती है क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड हायर नहीं करना पड़ेगा, है ना, या और भी चीज़ें हैं कि फालतू का टाइम वेस्ट होने से बचेगा कि इतना डिटेल वगैरह लिख रहे हैं। डिक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एडेप्टेशन, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी और फ्रॉड डिटेक्शन तो हो ही जाता है। हाउ बायोमेट्रिक सिस्टम वर्क, कैसे काम करता है? बायोमेट्रिक सिस्टम वर्क इन 3 स्टेप्स। पहला इनरोलमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। Before a user can being use biometric system, she must complete an enrollment process, or the user must provide his detail depending upon biometric technology used, ठीक है। अपनी डिटेल तो पहले देनी पड़ेगी, इनरोल तो होना पड़ेगा, है ना। एक अगर छोटा सा एग्जांपल देके देखा जाए तो एक वेबसाइट में लॉगिन जो है वो भी एक तरह का चेक ही तो है कि हम पहले इनरोल करते हैं, पहले साइन इन करते हैं ना। यूजेज क्या है? व्हेन यूजर विशेज टू एसेस सिस्टम और बिल्डिंग गार्डेड विद बायोमेट्रिक, द यूजर ऑथेंटिकेट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर विच कुड मीन्स स्वाइपिंग अ फिंगर एक्सेट्रा, यूजेज हो गया। अपडेट क्या है? फॉर टाइप ऑफ बायोमेट्रिक दैट चेंजेस स्लोली ओवर टाइम, एग्जांपल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो बायोमेट्रिक सिस्टम में नीड टू अपडेट होना है, ठीक है। फिर आते कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी यूनिवर्सली इट मीन्स एवरी पर्सन शुड हैव द पिक्यूलियर बायोमेट्रिक यूज कैरेक्टरिस्टिक, जैसे फिंगरप्रिंट, ठीक है। अब जिनका जिनका जो हैंडीकैप है, जिनका कोई एक हाथ नहीं है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो, है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। यूनिकनेस विच इंडिकेट दैट नो 2 पर्सन शुड बी सेम, है ना, तो ऐसा नहीं है कि बर्थडे के बेसिस पे देख रहे हैं या कुछ भी है ऐसा, पर
परफॉर्मेंस क्या लिखा है, परमानेंस, इट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक शुड बी इन वेरिएंट, नॉन वेरिएंट ओवर, है ना, मतलब वेरिएंट नहीं होने चाहिए, परमानेंस रहनी चाहिए। तो जो तुम्हारे हाथों का फिंगरप्रिंट है वो सेम रहेगा। कलेक्टिव जो तुम्हारा डीएनए है वो तो वही रहेगा। कलेक्टिबिलिटी, द कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, ठीक है। परफॉर्मेंस भी आ गया, परमानेंस भी है, परफॉर्मेंस भी। इट रिफर्स टू अचीवेबल आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी। एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज़ एक्सेप्टेंस रेशियो, इट इंडिकेट टू व्हाट एक्सटेंट पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं circumvention, refers to how easy is a हाँ, how easy is to fool the system by fraud। तो जैसे मेरे को एक पता है कि लोग क्या करते हैं, वो जो पिस्ता वगैरह होता है ना, उसके बाहर का टाइट होता है वो, तो वहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट का करके अब हर बार सिस्टम अनलॉक हो जाता है। ऐसे जो गैर कानूनी आधार कार्ड बनाते हैं उनके यहाँ देखा था मैंने कि वो जो फिंगरप्रिंट लेते हैं वो होता किसी और का है, मगर साइड में सस्ते में आधार कार्ड बना रहे होते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन अच्छे महंगे में असल में, ठीक है, 500-600 रुपये। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, नंबर एंड कॉन्टैक्ट साइज ऑफ मैसेज दैट नीड टू एक्सचेंज। कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, डिग्री ऑफ कंप्यूटेशनल नीड टू बी परफॉर्म्ड। फिर है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट आ जाती है, क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स आ जाते हैं कि जो क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव है नीड टू बी एम्प्लॉयड और स्टैंडर्डाइज एस्टैब्लिश्ड प्रिमिटिव्स कैन बी यूज, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। की सक्सेस फैक्टर ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम की एक्यूरेसी है, ठीक, मोस्ट क्रिटिकल है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। कि मान लो जिसने अपना फिंगरप्रिंट दिया उसने अगली बार दिया तो वो बता रहा है कि नहीं है भाई याद नहीं। कई बार होता है जैसे हम अपना फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो नहीं सही से पकड़ पाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए। सिस्टम कैन नॉट एक्यूरेटली सेपरेट द ऑथेंटिक पर्सन, है ना, फ्रॉम एन इम्पोस्टर, ऐसे नहीं हो सकता। देयर आर टू मेन इशूज़, FRR, फॉल्स रिजेक्शन रेट और फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। ये एक गलत आदमी ने भी एंटर करने की कोशिश की, उसका एंट्री पॉसिबल हो गया। तो FRR क्या है, रिजेक्शन रेट। तो दिस रेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, इट इज़ रेट एट विच ऑथेंटिक पर्सन आर रिजेक्टेड एज एन अनआइडेंटिफाइड और अनवेरीफाइड पर्सन, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप 1 एरर। तो ऑथेंटिक पर्सन भी रिजेक्ट हो रहा है, गलत बात है। रिवर्स सिचुएशन इज फार, यानी फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। अब फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट इज़ अ रेट एट विच अनएनरोल्ड और इम्पोस्टर पर्सन आर एक्सेप्टेड ऑथेंटिक एनरोल्ड पर्सन बाय बायोमेट्रिक सिस्टम। ये टाइप 2 एरर कहलाता है। क्रॉस ओवर एरर रेट यानी CER, इस रेट एट विच जिसमें दोनों मैच होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ERR यानी इक्वल एरर रेट। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ बायोमेट्रिक एक्यूरेसी। FNMR आ जाता है, फॉल्स नॉन मैच रेट। इट इज़ the probability that a user template will be incorrectly judged to not match his her enrollment template। तो इनकरेक्टली जज हो रहा है, ठीक है। टेम्पलेट यानी हमारा सेटिंग बैठ रखा है कि नाम है, फिर हमारा ID है, ये सारी चीज़ें हैं, मगर तुमने कुछ ऊपर नीचे हो गया, ऐसे ऐसे कोई चक्कर है तो फॉल्स नॉन मैच रेट आ जाएगा ना, जो कि गलत बात है। ERR इज़ रेट एट विच FNMR इज़ इक्वल टू FMR। इस चीज़ का ध्यान रख लेना भाई। स्पीड एंड थ्रूपुट रेट, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम डिसाइड द स्पीड, ठीक है। इट इज़ स्टेटेड एज हाउ फास्ट द एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन इज टेकन, ठीक है, कितनी फास्ट हो रहा है, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहा है, फास्ट करो, प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी बाय यूजर, इट इज़ रिलेटेड टू द सोशल स्टिग्मा अटैच टू बायोमेट्रिक सिस्टम गिवन दैट द नेचर एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। सोशल स्टिग्मा लाइक आई रेटिना स्कैनिंग रिक्वायर यूजर टू ट्रस्ट दैट सिस्टम विल नॉट डैमेज देयर आइज। हाँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम देखते हैं, तुमने आधार कार्ड वगैरह बनाया होगा तो आंखों पे वो लगाते हैं, वो कहते हैं आंखें खोल के रखो। अब कुछ होते हैं कि क्या लोगों को डर लगा रहता है कि भाई कुछ हमारी आंखें ना ख़राब हो जाए, तो ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि हमसे कुछ ऐसा काम ना करवा दे वो चेकिंग के नाम पे जो एक्सेप्टेबल नहीं है यूज़र को। अनकोऑपरेटिव यूज़र में डैमेज द बायोमेट्रिक स्कैनिंग इक्विपमेंट, है ना। फिर है ऑल द पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एग्रीड अपॉन द इंस्टॉलेशन ऑफ, हाँ, ये इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, सबकी हामी होनी चाहिए। Reliability of biometric system. Biometric system should work in an accurate manner. Reliability is probability that a matcher system will correctly identify the mate. Only authorized person must be allowed to access and must reject other without breakdown, है ना। परफॉर्मेंस एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए, रिलायबल, तभी रिलायबल हमारा सिस्टम होगा। डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट, तो लार्ज साइज ऑफ बायोमेट्रिक मैचेज टेम्पलेट इवन विद करंट अल्ट्रा हाई स्पीड प्रोसेसिंग लार्ज डेटा फाइल टेक लॉन्गर देन स्मॉलर फाइल। ये तो नाम पता ही है, डेटा स्टोरेज यानी लार्ज फाइल है तो टाइम तो लगेगा, अल्ट्रा हाई स्पीड भी हो क्यों नहीं। दिस इज स्पेशली फॉर बायोमेट्रिक सिस्टम दैट डू फुल आइडेंटिफिकेशन, है ना, हाथ उंगली पैर सर सब कर रहे हैं। इनरोलमेंट टाइम इन बायोमेट्रिक, इन अर्लियर टाइम बायोमेट्रिक सिस्टम हैज़ इनरोल्ड प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग मैनी स्टेप्स टेकिंग मिनट्स टू कंप्लीट, है ना। ऐसा भी होता है कि कुछ स्टेप जो है टाइम लगा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ का
नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिड्यूस होना चाहिए टाइम। एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर एनरोलमेंट टाइम इज़ 2 मिनट पर पर्सन, 2 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सिस्टम अवेलेबल इन मार्केट टुडे मीट द स्टैंडर्ड, ठीक है, ये तो है। यूनिकनेस क्या है? मस्ट बी बेस्ड अपॉन यूनिक कैरेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बताया, आउट ऑफ मैनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिंगरप्रिंट, रेटिना आई, आइरिस ऑफ आई। बेनिफिट ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? अब सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है, ऑथेंटिकेशन मेथड है ना। The security are accessible only to authorized user, are kept protected from unauthorized. Password and PIN are easily guessed. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी को पिन पता चल जाए। टोकन कैन बी स्टोलन, पासवर्ड पिन शेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मगर बायोमेट्रिक तो यार कैसे स्टोल होगा, स्टील होगा, है ना। इंक्रीज कन्वीनियंस, पासवर्ड कैन बी फॉरगॉटन, हाँ, नो रिस्क ऑफ रिमेंबरिंग। बायोमेट्रिक तो जन्म सिद्ध होता है। तो कन्वीनियंस दैट सिस्टम बेस्ड ऑन रिमेंबरिंग मल्टीपल पासवर्ड। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी गिवन इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सिक्योरिटी इशू इन enterprise and in customer facing application. The need for storing, बताएं क्या लिखा है ये, एंड रिपोर्टिंग हैज़ ग्रोन मोर प्रोनाउंस्ड, है ना। तो जब अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होना, बेनिफिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाई प्राइमरी टू इंटरप्राइज एंड कॉर्पोरेट, बेकार सी बात नहीं है। Benefits of biometric in identification. In identification system, biometric can still be used for security, convenience, accountability. ये सारी कहानी लिख देना। And deployed in large scale environment. Fraud detection. Identification system are deployed to determine whether the person biometric information exists more than once in a database, है ना। एक से ज़्यादा बार तो नहीं है। Fraud detection. Deterrence यानी it is primarily benefit, बताया था मैंने तुम्हें deterrence. It can be difficult to return highly certain match against million of existing biometric. If presence, अच्छा, क्योंकि मैच नहीं निकाला जा सकता, हमारे पास इतनी सारी मिलियंस ऑफ जनता है। इफ प्रेजेंस ऑफ बायोमेट्रिक कैन डिटर इंडिविजुअल फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू एनरोल मल्टीपल टाइम्स इन पब्लिक बेनिफिट और ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम, देन पब्लिक एजेंसी हैज सेव्ड मनी एंड इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका। क्राइटेरिया क्या है बायोमेट्रिक सिलेक्शन का? आइडेंटिफाई द सेलेक्टिंग क्राइटेरिया, यूजर इन्वायरमेंट। द प्रोसेस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल एंड लॉजिकल इन्वायरमेंट, एस्टैब्लिश फिजिकल इन्वायरमेंट सच एज साइज, वेट, then determine acceptable accuracy rate of failure. Second आता है identify the field of possible solution, क्या क्या फील्ड है, क्लोजर एनालिसिस ऑफ रिक्वायरमेंट करो। और थर्ड है टेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेस्ड ऑन फीडबैक बेसिस। और चूज अ सॉल्यूशन आफ्टर टेस्ट हैव सम सॉल्यूशन, यू शुड बी एबल टू मेक अ सिलेक्शन। डिज़ाइन इश्यूज़ क्या है स्टेप बाय स्टेप बायोमेट्रिक सिस्टम में? तो सैम्पल एक्विजिशन, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्टेड इन द स्टेप यूजिंग सेंसर्स, फीचर एक्सट्रैक्ट करना, क्वालिटी वेरीफाई करना, टेम्पलेट स्टोरेज, टेम्पलेट मैचिंग, फिर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन इशू क्या होता है? स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टेम्पलेट, इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेम्पलेट की प्रोटेक्शन रहे। फिर इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम, स्टेप्स क्या हैं? सिस्टम परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन इन्फ्रेंस इंटरफेस, ये हम क्या कर रहे हैं? एक्यूरेसी को इंश्योर कर रहे हैं। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन इंटरफेस, डिसीजन स्टेप, टेम्पलेट मैचिंग, केस ऑफ यूज़, एक्विस्टन स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड। मोड ऑफ ऑपरेशन बायोमेट्रिक सिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी इशू इन बायोमेट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो मोड क्या है? डिज़ाइन इशूज़ आर नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड बट फॉर विच वी नीड टू डिफाइन अ क्लियर पॉलिसी। इंटरऑपरेबिलिटी इशू क्या है? द मेजर कंसर्न रिलेटेड टू बायोमेट्रिक आर इंटरऑपरेबिलिटी इन क्रॉस एप्लीकेशन बायोमेट्रिक। द ISO IEC JTCI SC37 committee has addressed the interoperability issue in various biometric system। बहुत भारी नाम है ना। ये कहानी लिखा है कि वन इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्डर टू इनेबल द इंटरऑपरेबिलिटी, है ना, इंटरचेंज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्म सिग्नेचर डेटा। वाई स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? द मेन मोटिव ऑफ बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड इज टू डिफाइन रिक्वायरमेंट फॉर्मेट, ये वो सारी बातें हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन बायोमेट्रिक्स, स्पेशली ऑथेंटिकेशन सिस्टम। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अभी मैंने बताया ISO ANSI ANSI X9 कमेटी, ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बायोमेट्रिक ISO स्टैंडर्ड हैव बीन डिफाइंड इन कंजुगेशन विद IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, और ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में है। CBEFF यानी, अब हम क्या कर रहे हैं, कमिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो कॉमन बायोमेट्रिक एक्सचेंज फाइल फॉर्मेट वॉज क्रिएटेड बाय NIST and Biometric Consortium. It defines a generic common set of data need to support different biometric system। ऐसा अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आया होगा तो मैं तुम्हें प्रॉपरली बताऊंगा भी इसके बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन स्टैंडर्ड फॉर फोटोग्राफिक सीन एंड डिजिटल रिक्वायरमेंट फॉर फेशियल एंड फिंगरप्रिंट इमेजेस, ये भी है एक ऑर्गेनाइजेशन। फिर
FBI कहाँ से आ गई, हैव डेवलप्ड द स्टैंडर्ड जे JTL फॉर एक्सचेंज एंड इंटरऑपरेबिलिटी अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा। फिर आता है कॉस्ट ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो कॉस्ट में वेरी बिटवीन डिफरेंट इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी इट में डेवलप ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, डेटाबेस यूजर, सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। और इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ बायोमेट्रिक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर फ्रीक्वेंटली टेकन प्लेस नाउ डेज एंड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आर स्टोर्ड स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रॉड। और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल आइडेंटिटी, अच्छा ऊपर वाले में क्या है ऐसा कि जब भी तुम जैसे पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो फिंगरप्रिंट वगैरह मांगते ही हैं, तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी इफेक्ट डालता है। और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमल आइडेंटिटी क्या है, इन दिस डिजिटल सोसाइटी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज ग्रोइंग बट स्ट्रॉन्गेस्ट आईडी प्रोटेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल वंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑप्टिमल होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट जरूरी नहीं है। नेगेटिव implication of stronger identity, there is no doubt that the stronger identification help in reducing case of errors, है ना, मगर ये जो है feasible नहीं है, potentially more dangerous है। interoperability क्या है, is vital for market operation, some key player of biometric business may form a cluster that will not interoperable and lead to a monopolization of or dominance by them। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। biometric related IPRs threaten open competition, तो unregulated exploitation of IPR to accept aspects of biometric can significantly reduce competition in biometric, public sector uptake will shape the market, है ना, in case where the biometric जहाँ पे ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं may increase the trust of people आई कि गवर्नमेंट भी इसका यूज़ कर रही है, तो ये अच्छी चीज़ रहेगी। सोशल एस्पेक्ट हो जाएगा। द मेन सोशल इशू आर क्लैरिटी ऑफ पर्पस, फंक्शन creep is an important concern in technology and processes used for one purpose will be extended to other purpose upon at time of implementation, और ये important है to clear about what need to in the application are और how biometric will able to achieve them, कैसे बायोमेट्रिक अचीव करेगी ये चीज़ को। इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इक्वलेंस, प्रोसेस इक्वलेंस सेम एवरीवेयर, है ना, और इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग, यूजेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, ह्यूमन फैक्टर सच एज एज, एथनिसिटी, जेंडर, डिजीज़ और डिसेबिलिटी और टू बी स्टडीड। ठीक है, इस चीज़ का रिसर्च होनी चाहिए क्योंकि जहाँ पे मेजॉरिटी लोगों का किस धारणा पे काम चलता है ना। एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट शुड बी मेंटेन्ड। फिर आता है लीगल चैलेंजेस, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में क्या लीगल चैलेंजेस है, तो रिमेन टू यूज़ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी बाय बोथ पब्लिक एंड बिजनेस। लीगल इश्यूज में इंक्लूड पर्पस फॉर विच इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल इज कलेक्टेड, है ना, क्या पर्पस है कि तुम हमारा बायोडेटा ले रहे हो। इट ऑल्सो लुक्स द एबिलिटी टू एसेस इन्फॉर्मेशन, readiness accuracy in providing robust enough security. Use of biometric bring with the important legal issues such as remediation, refer to legal step taken to deal with fraud, and reliability as biometrics are deployed more broadly and in more context. Privacy, the Human Rights Act state that we are all entitled to respect, है ना, तो उनकी इजाज़त के बिना नहीं होना चाहिए। लीगल एस्पेक्ट क्या है, enabling legal environment, opacity, transparency rule, use of biometric in law enforcement, फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यहाँ फ्रेमवर्क की बात करिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस दैट आर यूज टू डिफाइन पॉलिसीज एंड procedures around the implementation and management of information security. In other words, these framework can considered as blueprints, है ना, और ये framework can further be customized जैसे to solve specific problems, है ना। इन prints का यूज़ कर सकता है for an IT security system to work, a well defined framework need to develop, तो एक self tuning turning over time भी used। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है कि ऐसे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, फिर है डिफाइन एंड स्ट्रक्चर सिक्योरिटी पॉलिसीज, फिर है इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, मॉनिटर सिक्योरिटी, तो ऐसे चलता है। रिव्यू सिक्योरिटी पॉलिसी, रिकवर रिस्पॉन्स ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेन सिक्योरिटी एक्सपर्टीज एक्सपर्ट्स और अपडेट सिक्योरिटी पॉलिसी। सम ऑफ द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है ISO 27000 सीरीज, NIST 830 रिस्क मैनेजमेंट, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री PCI DSS यानी डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, कोविड 5 यानी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और कोपरा चिल्ड्रन और, है ना, कोपरा का नाम सुना ही होगा तुमने। द सिक्योरिटी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स इज यूज टू मेजर द implementation of security policies, the result of security service and impact of security events for the organization. Measure is the process of assigning symbol, usually numbers is represented an attribute of an entity. मैट्रिक्स क्या है, is standard of measurement using quantitative statistics and mathematical analysis. Measurement is one time view while metrics are produced by taking measurements over time. ठीक है, मेजरमेंट एक टाइम का ही होता है, मैट्रिक्स जो है वो टाइम के साथ वेरी करते हैं। और डेवलपिंग सिक्योरिटी मैट्रिक्स जो है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वर्नेबिलिटी चेक करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सिक्योरिटी एनालाइज और सिक्योरिटी एस्पेक्ट। बेसिक्स क्या है,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिफाइन मैट्रिक्स एज टूल्स डिजाइन टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मैट्रिक्स आर सिंप्लीफाई अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ये चीज़ का ध्यान रखना, सिंप्लीफाई करते हैं मेजरमेंट के स्टैंडर्ड को, और इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग सिक्योरिटी, स्पेसिफिकली मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। क्लासिफिकेशन क्या है सिक्योरिटी मैट्रिक्स के? प्लेटफॉर्म, नेटवर्क, इंसिडेंट, वेंडर, पीपल, इंडस्ट्री, इसके बारे में तुम पॉइंट्स भी लिख सकते हो जिस प्रकार से सवाल आता है। सिक्योरिटी मैट्रिक्स मॉडल तो दो तरह के होते हैं, कंपाइलेंस और एडिक्वेंसी। कंपाइलेंस में क्या होता है? इट मेजर हाउ इफेक्टिव सेंट्रल सिक्योरिटी एफर्ट आर इन ड्राइविंग डाउन रिस्क, और एडिक्वेंसी इट मेजर द रिस्क इन्वॉल्व बिटवीन यूजर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी मैट्रिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ मेजरमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट बिजनेस इंपैक्ट आ जाता है, प्रोग्राम रिजल्ट, प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन, वो सारी कहानी है। सिक्योरिटी मैट्रिक्स में रियल टाइम है ना, पोल्ड, इंसिडेंट बेस्ड, जैसे नंबर ऑफ वेंडर्स सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस ऑफ वॉर्म्स, नंबर ऑफ मशीन इन्फेक्टेड। सिक्योरिटी मैट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है इसके बारे में पढ़ लो, है ना, क्यों जरूरी है? वे ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनी सिक्योरिटी, तो डेवलप एंड डिलीवर प्रोग्राम सर्विसेज रिजल्ट कैन बी मेजर्ड, और इट क्रिएटिंग यूजफुल मैट्रिसेस डेटा कैन बी गैदर्ड फ्रॉम एवरीवेयर। मैट्रिसेस फ्रॉम सिक्योरिटी इज वर्नरेबल मीनिंग ऑफ देयर दे प्रोड्यूस प्रूवन और क्वान्टिफाइबल डेटा लाइक रिजल्ट इन परसेंटेज। मैट्रिक्स फॉर बिजनेस क्या है? दे मेजर बिहेवियर ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन अकाउंटेबल, ऑल बिजनेस यूनिट्स कंट्रीब्यूट डेटा। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी मैट्रिक्स क्या है? ये भी पढ़ लेना। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी, तो प्राइवेसी इज अ कंसर्न विद कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल डेटा। सिक्योरिटी क्या है? कंसर्न विद प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। प्राइवेसी यानी कलेक्शन में दिक्कत, कंसर्न किस में होता है? कलेक्शन, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे। प्राइवेसी इज इंडिविजुअल राइट टू कीप हिज डेटा टू हिमसेल्फ, सिक्योरिटी इज इम्पर्सनल, उसकी मर्जी है। इट इज कंसीड विद व्हाट इज कलेक्टेड एंड हाउ इट इज यूज। इट इज कंसीड जो भी लिखा है विच विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी तुम चाहते हो नहीं चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, मगर प्राइवेसी तुम्हारी रहेगी, ऐसा है। सरकार का प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि तुम ऑथेंटिकेट इनक्रिप्ट तो तुम्हारी मर्जी है ना। या इफ़ अ कंपनी हैज सोल्ड, डिस्क्लोज और रेंटेड कंज्यूमर इंफॉर्मेशन दैट वाज इनलिस्टेड फॉर देम विदाउट गेटिंग प्रायर अप्रूवल इज क्लियरली द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। इसलिए कंपनी लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जब भी तुमसे कोई फॉर्म भरवाते हैं तुम्हें पहले ही बोल देते हैं कि भाई कुछ दिक्कत ना हो ऐसी। इट इज़ ऑल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस दैट आर इन प्लेस टू इंश्योर डेटा इज नॉट बीइंग यूज्ड और एसेस्ड बाय अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंश्योर्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। फाइनली हमारा हो गया है, और यूनिट 4 मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ये काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो और तुम्हें इस कचड़े में से जो भी मैंने बोला कुछ ना कुछ तो तुमने उठाया होगा, है ना, और तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि चैप्टर 3 यानी यूनिट 3 में क्या क्या है और किस तरह के सवाल आएंगे, यहीं से आएंगे, और क्या बोलूँ, ठीक है। बस तुम इतना समझ लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जो दिमाग में पॉइंट्स गए हैं तुम्हारे इस वीडियो के थ्रू, वो तुम्हें लिख पाओगे तुम, ऐसा है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर के टर्म्स देख लेना, जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू भी कवर करने की कोशिश करूँगा। अब यूनिट 4 की तैयारी करता हूँ, तब तक तुम एक बार इसके नोट्स भी खुद से पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।